स्केचअप पे जो हमारी वर्किंग हो रही है दैट इज 2018, ठीक है। इसका 19 भी है, 20 भी है, लेकिन कर क्या है कि आप कोई भी वर्जन यूज करो आपको चीजें वही सेम मिलती है, बस ये है थोड़ा सा वो लोड ले लेगा, कुछ सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब इसकी बात करते हैं, अभी क्या है ये वाले टूल बार में भी समझाऊंगा। सो बेसिक अगर मैं बात करूं, जब आपका स्केचअप ऑन होगा तो कुछ इस तरीके से हमारे पास उसका इंटरफेस आता है। आप अपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सेस होती है। हमारा मेन मोटिव ये है स्केचअप को सीखने का कि हम इसमें मॉडलिंग कर रहे हैं। मॉडलिंग का मतलब क्या है, 3D मॉडल। आप 3D कुछ ना कुछ क्रिएट करोगे। अब 3D क्या होता है, देखो स्केचअप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एंड एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आप इसमें एनिमेशन भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि मुझे कैरेक्टर मॉडलिंग करनी है, जो कि अभी के टूल के होते हुए इस पे आप नहीं कर सकते, बट अगर मैं कहूँ मुझे करनी है तो क्या होता है, स्केचअप में कुछ उनके अपने प्लगइन्स होते हैं जो कि आपको एक्सटेंशन इससे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ उसमें से पेड होते हैं, कुछ उसमें से फ्री होते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट अभी के लिए क्या है कि अगर आप यूज कर रहे हो तो हम जितने टूल्स हमारे पास हैं हम उनको यूज करेंगे। वो एडवांस मॉडलिंग में चला जाता है जब आपको बहुत सारे की नीड होती है। अब मैं अगर दिखाऊं, मेरे पास ये इतने सारे हैं, ये सब क्या है, मेरे पास प्लगइन्स हैं जिनकी हेल्प से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। ये इतने प्लगइन्स हैं, आपके में ये सारे नहीं होंगे क्योंकि ये सब मेरे हैं, मैंने इसको परचेज भी कर रखा है और कुछ वैसे फ्री वाले भी हैं। सो ये सारे प्लगइन्स हैं जिनकी हेल्प से मैं अपनी काम को आसानी से जल्दी से कर सकता हूँ, ठीक है। अब मॉडलिंग के हमारे पास ये भी है, स्केचअप भी है, 3ds मैक्स भी है, रेविट भी है। तो अगर तीनों में सेम काम होता है तो फिर भाई अलग अलग क्यों? क्वेश्चन है। यस सर। आप कह रहे हो मैं 3D एक दो फ्लोर का घर इसमें ही बना दूंगा, 2 फ्लोर का तो मैक्स में ही बना दूंगा, 2 फ्लोर का घर मैं रेविट में ही बना दूंगा। फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? तीनों में डिफरेंस क्या? देखो कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप करते हो ना तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए वो पॉइंट ऑफ क्या है, उसका डिफरेंस क्या है तीनों में। भाई क्या स्पेशलाइजेशन है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, क्या स्पेशलाइजेशन है एक दूसरे सॉफ्टवेयर में, है ना। कभी आप कहीं, चलो ठीक है आप अभी मैक्स कर रहे हो मेरे से, आप कहीं अगर प्राइवेट करने जा रहे हो या फिर स्केचअप, एटलीस्ट यू शुड नो कि हाँ मैं ये सॉफ्टवेयर क्या क्यों सीख रहा हूँ, इसमें वर्किंग क्या होगी और मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी स्केचअप, ठीक है, स्केचअप की बात कर रही हूँ, और दूसरा हमारा आता है 3ds मैक्स। ये इसकी फुल फॉर्म पता है 3ds की? चलो आगे कोई मैक्स करोगे तो बताएंगे। अब क्या है, ये दोनों ही जो टूल हैं, रेविट को भी नहीं लाया मैं, इन दोनों की सिर्फ अब मैं बात कर रहा हूँ। ये जो दोनों ही टूल हैं ये दोनों इंटीरियर डिजाइनिंग के टूल हैं, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग के टूल, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में क्या है ना, एक डिफरेंस आता है। 3ds मैक्स बेसिकली हम प्रॉपर इंटीरियर पे काम करते हैं। मतलब अगर मैंने आपसे बोला मुझे इस रूम का इंटीरियर बनाना है ना, तो इंटीरियर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चेयर चाहिए, कंपोनेंट चाहिए ऑब्वियसली। कंपोनेंट की हेल्प से तो आप पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग उसमें इंटीरियर का प्लेसमेंट उसमें करोगे। तो ये चीज हम, अगर मैं इस चेयर की बात करता हूँ, ये चेयर मैं इसमें भी बना सकता हूँ, इसमें भी बना सकता हूँ, स्केचअप में भी क्रिएट कर सकता हूँ। बट क्वेश्चन ये आता है कि मोस्ट कंफर्टेबल मेरे लिए क्या है, मैं किस पे बना सकता हूँ इजीली। तो आंसर आएगा आपका ये 3ds मैक्स। क्यों? इसमें क्या होता है ना, हमारी जो वर्किंग होती है वो मॉडिफायर्स की हेल्प से वर्किंग होती है। इसमें सारे मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स, ठीक है, इसमें मॉडिफायर्स की हेल्प से हम लोग काम करते हैं। मैक्स बेसिकली यूज करते हैं कि कंपोनेंट बनाने के लिए। कंपोनेंट क्या होगा आपका, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ठीक है, कर्टेन बनाना है, बेडशीट बनाना है। मैक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं क्रिएट कर सकते, सब बना सकते हो। अब एक चीज सोचो, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होगी उससे पहले आपको डिजाइन चाहिए होगा। इंसान देखेगा भाई 2D में भी देखेगा उसको, उसका 3D में भी देखेगा कैसा बनेगा। अब ये है
ये है चेयर। अगर मैं इस बात करूँ, ये फिनिशिंग जो आएगी ना वो आप मैक्स में दिखा सकते हो इजीली, बहुत अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि इसमें वो टूल्स है जिनकी हेल्प से आप किसी भी टाइप की चेयर, टेबल, बेड, फर्नीचर जो है बना सकते बना सकते हो। ये प्रॉपर एनिमेशन में यूज होता है। आपका एनिमेशन का भी इसमें पार्ट होता है जो दिखता है कि हाँ इसमें एनिमेशन का काम है। हैं। Yes, ठीक है, किसी करेक्टर कार्टून अगर क्रिएट करने हैं आप इसमें इजीली बना सकते हो। अब देखो डिफरेंस समझाता हूँ सब में। ध्यान से समझना, पहले हम डिफरेंस समझेंगे फिर हम मेन इसमें आएंगे। बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, yes, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा 3ds Max मॉडल्स, ठीक है। इसको नए टैब में खोलते हैं। इधर मैं लिखता हूँ स्केचअप। स्केचअप बेसिकली यूज होता है एक्सटीरियर के लिए। मॉड्यूलर किचन डिजाइन करने के लिए, अगर आपको मॉड्यूलर किचन डिजाइन करनी है तो सर एक्सटीरियर के लिए तो रेविट भी यूज करते हैं। वही डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको। यस डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है भाई, डिफरेंस नहीं समझोगे। सबसे पहले हमारा जो है मेन उसको समझते हैं। अब देखो मैक्स, इसको देखना, ये इतना इजी टूल है। आप इसमें बहुत इजीली इस तरीके से आपको इसमें क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर व्यूज दिखेंगे। मैक्सिमम एक्सटीरियर होगा, बाहर का दिख रहा है सब, कितनी छोटी कितनी बड़ी बिल्डिंग डजंट मैटर, आप सब इसमें बना सकते हो बहुत इजीली। लैंडस्केपिंग करनी है आप लैंडस्केपिंग कर सकते हो, किसी भी टाइप का प्रोफाइल बनानी है आप प्रोफाइल बना सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ, आप इंटीरियर भी देख लो। इसमें मेन आपको बाहर का ही दिखेगा। इंटीरियर में क्या है, अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ तो इसमें जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं आप वो वेयर हाउस से उठाते हो, जो इसका अपना एक लाइब्रेरी है, वहां से वो सारी चीजें उठाते हो और बाकी उसका प्लेसमेंट करके लगा देते हो। तो सर हम लोग खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हैं इसे? कर सकते हो, वही चीज है प्लगइन्स। आपको प्लगइन्स में अब इसके इंटीरियर के कंपोनेंट्स में हालांकि रेंडर आपको अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं है। जब आप मटेरियल और सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की लगाओगे आपको रेंडर अच्छा मिलेगा। बट वही चीज है कि बेसिकली हम इसको लोग यूज करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। बस छोटे छोटे अगर आपको बनाना है, बड़ी ऐसी कोई भी चीज आप क्रिएट कर रहे हो वो भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। बना सारी चीज, लेकिन आसानी से क्या बन सकता है हमसे, हम वो चीज देखते हैं। सो बेसिकली इसको हम एक्सटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हैं। इंटीरियर पे भी काफी इंडस्ट्री यूज करती है। मॉड्यूलर किचन के लिए हमारा एक अलग टूल होता है, केडी मैक्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है जो प्रॉपर मॉड्यूलर किचन डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। बट आप इसमें भी वो चीज कर सकते हैं स्केचअप में मॉड्यूलर किचन, ठीक है। आते हैं 3ds मैक्स। देखो 3ds मैक्स में आपको सारी चीजें इंटीरियर की दिखेंगी। स्टार्टिंग इंटीरियर से हुई है, कुछ अलग क्रिएशन, कुछ अलग क्रिएशन है, कुछ नया कंसेप्ट है, कुछ अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट अलग है। तो इसमें हमारा जो काम होता है वो पूरा कंपोनेंट डिजाइनिंग का होता है। आप इंटीरियर के कंपोनेंट्स डिजाइन करते हो। देखो मैंने बताया ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इसमें मैक्स में नहीं क्रिएट कर सकते। कैसा भी शेप हो आप बना लोगे। ये छोटा सा क्या है, कंपोनेंट्स है, आप डिट्टो सेम वैसा कंपोनेंट इसमें क्रिएट कर सकते हो। सेम आप बना सकते हो, ये देख रहे हैं। ये सेम आप मैक्स में क्रिएट कर सकते हो। बट स्केचअप में हमें ये चीज बनाने में टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने मॉडिफायर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट मैक्स के पास वो सारी चीजें हैं। अब उसका इंटीरियर दिखाया था, इसका इंटीरियर देखो, डिफरेंस दिख रहा है दोनों के में। इसमें क्या है, आप मॉडल्स को क्रिएट करते हो। ये सेल्फ क्रिएटिंग है ना सर? सेल्फ क्रिएटेड है सर, आप सब बनाते हो। ये इसमें मैंने आपको बताया ना, एनिमेशन का भी बनता है, कैरेक्टर मॉडलिंग भी होती है। ये रही कैरेक्टर मॉडलिंग, ये कैरेक्टर्स ही तो है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। सो एनिमेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो किसी ने ये बनाया। सो मैक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंपोनेंट पे काम करता है। आपके अगर माइंड में कुछ, आप इस चेयर को कितना मॉडिफाई कर सकते हो। आपके माइंड में है कि मेरे पास ये डिजाइन है, क्या ऐसा हो सकता है, आप मैक्स पे बना के देख लोगे, सिंपल। तो हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग डिमांड है। इंटीरियर डिजाइनिंग में इसको भी काफी लोग यूज करते हैं। जिनकी फर्नीचर की जितनी कंपनियां होंगी वो इसको प्रेफर करेंगी।
क्यों? क्योंकि उनको पता है मुझे कुछ नया क्रिएट करके मार्केट में लाना है। yes sir, समझ रहे हो? yes sir, तो वो इस पे क्रिएट करते हैं। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि भाई वो किस सॉफ्टवेयर को लेके चलती है। स्केचअप और इन दोनों में समझ में आया? yes sir, इसके और इसमें वीरे यूज होता है। दोनों वीरे से अच्छी रेंडरिंग आती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं 3ds मैक्स का या फिर स्केचअप का, चलो रेविट दिखाता हूँ पहले फिर से। रेविट एक बिम सॉफ्टवेयर, डिटेलिंग का सॉफ्टवेयर है, पता है ये चीज? yes sir, आपने तो कर रखा है, yes sir, है ना? इसमें सारा डिटेलिंग का काम होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मुझे 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, आप ना वो मैक्स में बना सकते, ना ही स्केचअप पे बना सकते और ना ही ऑटोकैड पे बना सकते। उसके लिए अलग कर दिया कि अगर आपको कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है जिसमें डिटेल्स दिखानी है आपको, तो आप क्या है इस सॉफ्टवेयर को करो। जितने भी अपार्टमेंट बनते हैं, सोसाइटीज बनती हैं, सब रेविट पे वो लोग क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो एक को बनाएंगे, क्या होता है उसमें सेम ही होता है, same ही होता है, एक को पकड़ा कॉपी कर दिया पूरा, yes sir, कर दिया, yes sir, बन गया एक फ्लोर। हर फ्लोर पे जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते लेकिन हो। स्केचअप में हम लोग ये सब नहीं करते। स्केचअप पे वो नहीं कर सकते आप। कैसे स्केचअप पे मैंने आपसे बोला मुझे 13 फ्लोर का फ्लोर प्लान दिखाओ, कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते। आपसे किसी ने बोला मुझे मटेरियल की डिटेल पूरी दो कि इस वॉल पे कितना मटेरियल लगा हुआ है, कितनी थिकनेस का आपने प्लास्टर लगाया है, दिखाओ। कैसे दिखाओगे? नहीं दिखा सकते। इसलिए इसको रेविट को कहा गया बिम सॉफ्टवेयर, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, समझ आया? तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें आप कंसेप्चुअल डिजाइन भी बना सकते हो। मासिंग करी होगी आपने? मासिंग, रेविट में मासिंग सीखी थी? मासिंग नहीं है, मासिंग नहीं सीखी? मासिंग क्या होता है देखो। अरे यार, मासिंग बिना मासिंग के तुमने रेविट कर लिया। मासिंग होता है जो भी कंसेप्चुअल डिजाइंस होती हैं, अगर मुझे उसको क्रिएट करना है। ये देखा है कहीं? Yes, sir. देखा देखा लग रहा है yes, दुबई में, yes sir. ठीक है। ये मासिंग के थ्रू बनता है। नहीं सर, ये नहीं पता ये है। सारे स्ट्रक्चर मासिंग के थ्रू बनते हैं। नहीं सर, ये नहीं पता है। ये प्रूफ शीट्स सर, ये तो मेरा अभी सब्जेक्ट ही चल रहा है, इस पे ये चल रहा है। स्टेडियम बनाना था। तो ये तो बिना मासिंग के हो भी नहीं पाएगा। तो सर उसके लिए क्या करना होगा? पैरामेट्रिक मॉडलिंग कहते हैं उसे हम। पैरामेट्रिक मॉडलिंग होती है, ठीक है, जिसमें हम कंसेप्चुअल डिजाइन के थ्रू क्रिएट करते हैं। जैसे ये बना हुआ है, ये कंसेप्चुअल मासिंग है, मतलब कुछ कंसेप्ट के फॉर्म में उसमें डिजाइन। ये जो इसमें जो वर्क करता है, इसकी जो अपनी लाइव, इसकी जो क्या कहते हैं, एक हमारा कंस्ट्रक्शन वाला होता है, दूसरा हाँ लाइब्रेरी जो इसकी दूसरी होती है, जिसमें से हम क्रिएट करते हैं चीजें। मतलब वैसा नहीं है, क्रिएट करना आपको ये सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं। ये सारे कंसेप्ट डिजाइन्स हैं ये। इसमें आई थिंक नहीं पड़ी, वरना मैं आपको मासिंग की वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस तीनों में क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस है। सो इसमें रेविट का पार्ट भी आप समझ गए कि क्या होता है रेविट, क्या नहीं होता। ये हो गया। चलो ये देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये वाला टूल बार था, इसको कहते हैं हम लार्ज टूल सेट। लार्ज टूल सेट, लार्ज टूल सेट, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है? वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया, ठीक है। ये भी आपके क्या है? छोटे छोटे टूल्स हैं। इसमें जो ये वाला पैनल आपको पूरा दिख रहा है, यस सर, ये जो पूरा पैनल है, ये आपका है वीरे का पैनल, क्योंकि वीरे सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ये वीरे के टूल्स हैं, प्लगइन, जो प्लगइन अलग से इंस्टॉल करे जाते हैं, ठीक है, जिसमें इसकी सेटिंग्स है, इसकी लाइट्स वाला पार्ट है, लाइटनिंग क्या है, और बाकी इसके ऑब्जेक्ट्स। समझ आ गया? ये आपकी साइड ट्रे होती है,
ये आपकी साइड ट्रे है जिसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है आपके। एंटिटी इन्फो का मतलब होता है कि भाई आपने कोई भी एक चीज़ बना रखी है, कोई भी एक बॉक्स बनाया है, उस पर क्या है, क्या आपने कोई मटेरियल दिया, सो वो मटेरियल आपका क्या है यहाँ पे शो हो जाएगा, इसके एंटिटी इन्फो में दिखेगा। मैंने कोई लाइन बनाई तो कितनी डायमेंशन की वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी पूरी साइड ट्रे होती है, लेकिन मेन आपका वर्किंग एरिया है ये, जितना हमने समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हमने जो इसको बताया था, रेड एक्सिस आपकी कौन सी थी? रेड एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सिस। ग्रीन कौन सी थी आपकी? वाई। ग्रीन आपकी हो गई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। एंड लास्ट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जी एक्सिस। यस जेड नहीं कहते हैं, जी कहते हैं, ठीक है। जी एक्सिस हो गई। तो 3 एक्सिस पे हमारा काम होगा। इनका पॉजिटिव फेज ये रहा, इनका नेगेटिव फेज ये रहा, ये आपको तीनों दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारी जो वर्किंग होगी वो हम यहाँ पे करेंगे। आगे मॉडिफिकेशन किस तरीके से करना है वो भी अभी मैं बताता हूँ कि हाँ प्लीज समझ आ गया इतना। अब आज की डेट डालो, जो जो चीजें बताते थे क्लियर हो गया इतना? यस सर। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे जो नीचे आप ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन मेजरमेंट, यस सर। ये यहाँ पे क्या है ना, आपकी सारी डायमेंशनिंग होती है कि भाई क्या ये देख रहे हो, लेंथ, ये अगर मैं कुछ और बना रहा हूँ तो ये सारी डायमेंशंस उसकी इधर दिखाएगी, कितना डायमेंशन कितने का आपका बनाना है वो सारी आप वैल्यूज इसमें फीड करोगे, ठीक है। इसमें एक चीज होती है, कमांड कैंसिल वाला लिखा था, कैंसिल नो लिखो सबसे पहले। अब जैसे किसी भी कमांड को कैंसिल करना है आपको अगर इसमें, तो आप क्या करोगे, स्पेस बार प्रेस करो, स्पेस बार। वो कैंसिल आई थिंक आपने लिखवाया था, जो कैंसिल कमांड प्रेस स्पेस बार, ठीक है। सो स्पेस बार से आप कमांड कैंसिल करोगे। किसी भी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हमें एंटर नहीं देना है, वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अल्फाबेट को प्रेस कर देंगे बस, अल्फाबेट एल, कोई भी जो भी उसकी कमांड होगी वो। इसमें एक चीज और है कि आप कमांड्स को क्रिएट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कमांड बना भी सकते हो। जैसे किसी चीज की कमांड नहीं है, आप चाह रहे हो मुझे काम फास्ट करना है, तो आपने क्या करा, कमांड बना भी सकते हो, फिर वो उस सिंगल कमांड से चलेगी, सही है। चलो बाकी इसमें प्री डिफाइंड होती हैं कमांड्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे बात करते हैं। सो जैसे ऑटोकैड में सबसे बहुत बेसिक चीज होती है क्या, यूनिट। बिना यूनिट के आप आगे नहीं बढ़ते, सही सेम वही चीज होती है इसमें भी यूनिट का। सो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा यूनिट्स, फर्स्ट नंबर डाल दीजिए उधर, ठीक है। यूनिट सेटअप इसमें कैसे होता है, देखो यूनिट सेटअप करने के लिए हम क्या करते हैं, विंडोज पे जाते हैं, विंडोज पे जाने के बाद हम आएंगे यहाँ पे मॉडल इन्फो, और मॉडल इन्फो में जाने के बाद हमारे पास आता है यूनिट्स, सबसे लास्ट में यूनिट्स, ठीक है। तरीका बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। यूनिट्स की आप सेट कर सकते हो, उसमें कोई की नहीं है अभी, आप बना सकते हो। सो जब भी आप, मैं ऐसे एरो, क्योंकि इसमें क्या है ना आपको पाथ बताना है, तो हम सबसे पहले कहाँ गए, विंडोज में गए, विंडोज के बाद हम कहाँ गए, मॉडल इन्फो, मॉडल इन्फो में गए, ऐसे करके मॉडल इन्फो के बाद हम कहाँ गए, यूनिट्स। अब सेम वही चीज है, देखो इसमें इसकी फिक्स रहती है, आर्किटेक्चरल डेसिमल में आ जाओगे तो आपको ये चार, क्या बताया था मैंने उस समय, एमएम में काम कर सकते हैं, फीट में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तीनों, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास सिर्फ क्या है, नॉर्मल एक सिंगल यूनिट पे काम हो रहा है। अगर दोनों पे काम कर रहे हो तो आप फिर आर्किटेक्चर लोगे या फिर इंजीनियरिंग। इसमें सिर्फ फीट का दिखाएगा, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से इंजीनियरिंग सेलेक्ट की। अब पॉइंट क्या आता है, आपने स्केचअप इंस्टॉल करा, ठीक है, आपको क्या करना है, ऑटोकैड की फाइल को स्केचअप में लाना है, तो जो यूनिट वहां सेट होगी, अगर आप वहां पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एमएम लेना होगा, तब वो आपका सेम दिखाएगा। अगर यहाँ पे फिट ले रखी है, वहाँ पे एमएम ले रखी है तो गड़बड़ हो जाएगी, या वहाँ पे एमएम में यहाँ पे फिट पे लेके चलो तो नहीं दिखाएगा, वो उसका स्केल बदल देगा, समझ गए। सो ये चीज है। सो बाय डिफॉल्ट हमारी जो सेट होती है वो इस पे सेट होती है, फिर ये हमारा प्रेसिजन होता है कि पॉइंट के बाद कितना डेसिमल वैल्यू हमें चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा क्या होता है, सेट होता है, समझ गए। सेम एंगल का भी हमारे पास यहाँ पे होता है, एंगल दे रखा है,
इतना क्लियर हो गया? यस सर। सो यूनिट का हम इस तरीके से करते हैं। अब मैं अगर कोई भी चीज बनाऊंगा यहाँ पे, ये दिख रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में दिख रही है यस सर। यूनिट्स। अब अगर मैं यही चीज इंजीनियरिंग में ले लूंगा तो वो पॉइंट में दिखाएगी, आर्किटेक्चर में फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन दिखता फॉर्म है में दिखाएगा। ये और इंजीनियरिंग में पॉइंट फॉर्म में ये दिखता है। मैंने दिया 10 फीट 10.5 इंचेस, एंटर। आर्किटेक्चर में हमें इंचेस में देखो आई, हाँ, मैंने दिया एस्केप करा यहाँ से, डिलीट लाइन गई, मैंने दिया 5 फीट 5.5 इंचेस, एंटर। 5 फीट 5.5 इंचेस लिखा। अब देखना कितना दिखा रहा है, 5 फीट 1/2 इंचेस। उसने फ्रैक्शन फॉर्म में बदल दिया। यही डिफरेंस ऑटोकैड में भी आता है। अच्छा है, अब समझ में आया आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। पॉइंट एंड जो चीज मैंने बताई थी ना उस समय कि अगर आपको डिस्प्ले वैल्यू, ये क्या कर रही है, सिर्फ उसको डिस्प्ले कर रही है कि यहाँ से यहाँ तक जो मेरी डायमेंशन है वो मेरी ये है, जो आपकी डायमेंशन है वो ये है 5 फीट 5/2 इंचेस, ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से मॉडल इन्फो में चेंज करके मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग एंड देन क्लोज, ये कितना दिखा रहा है, पूरा 5.5 फीट, फीट 5 फीट पूरा फीट दिखा रहा है। उसने इंचेस इसमें नहीं दिखाया। इंचेस आपको आर्किटेक्चर में दिखेगा क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसके उसमें है, समझ गए। इसमें पॉइंट इंचेस नहीं शो होते हैं, इसमें इंचेस नहीं दिखेगा। अगर अब आते हैं हम डेसिमल पे, डेसिमल में ये देखो चेंज कर दी mm इंचेस, ये प्रॉपर इंचेस में दिखाएगा, ये फीट में दिखाएगा, ये mm में दिखाएगा, ये सेंटीमीटर में लिखेगा और ये मीटर में। मतलब कोई भी एक चीज का वैल्यू ही शो करेगा, चाहे फीट हो, इंचेस हो या mm। अब आर्किटेक्चर एक ऐसा है जिसमें आपको इस तरीके से दिखेगा। आप वैल्यू पॉइंट में दे सकते हो लेकिन उसकी जो डिस्प्ले यूनिट होगी वो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में दिखेगी। अब अगर मैं यहाँ से चलो प्रेसिजन चेंज करता हूँ, मैंने फिट 0 कर दिया, अब दिखाएगा ये। तो उसने राउंड ऑफ करके पूरा क्या कर दिया, इस तरीके से दिखा दिया। मैंने 1/2 करा, सिर्फ पॉइंट के डिजिट की वैल्यू है। अगर सिंगल कर दूंगा तो डायरेक्ट नजर आएगा, तो वो उसको फ्रैक्शन ऑफ हो जाएगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ 5.5 को उसने 6 कर दिया, 6 इंचेस कर दिया। समझ गए? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। चलो 0 इंचेस पे लिए चलते, ठीक है। यस सर। ये बात तो ये हमारी इसकी। सो यूनिट सेटअप आप इसमें इस तरीके से करते हो, ठीक है। बाकी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैमरा व्यू, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप ये व्यूज चेंज कर सकते हो। जैसे कैमरा में गए, स्टैंडर्ड व्यूज, टॉप बॉटम फ्रंट बैक जो भी चाहिए। टॉप व्यू पे आना है तो डायरेक्टली टॉप व्यू पे आ जाओगे। कैमरा, स्टैंडर्ड व्यूज, स्टैंडर्ड व्यू, ये चाहे सेकंड पॉइंट में लिख लो एरो करके, सेकंड पॉइंट में कैमरा, स्टैंडर्ड व्यूज और जो भी व्यू आपको उसमें दिखाना है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। समझ गए? स्टैंडर्ड व्यूज के बाद बाकी टॉप बॉटम जो भी आपको चाहिए इस तरीके से दिखा सकते हो। क्लियर हुआ? यस। ये बात होगी हमारी इसकी। सो हम अपने आइसोमेट्रिक व्यू पे आ जाते हैं, पूरा इस तरीके से व्यू। अब सबसे पहले बात करते हैं, मैं अपना वो निकाल लेता हूँ। सो हेडिंग डालो बेसिक शेप्स। बेसिक शेप में सबसे पहला आता है लाइन। अगर मुझे इसमें लाइन क्रिएट करना है तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं लाइन? देखो लाइन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो पेंसिल बनी हुई है, अब या तो इसको सेलेक्ट कर लो या फिर आप L प्रेस कर लो। शॉर्ट कीज के लिखो L, एंटर नहीं है, सिर्फ L है, ब्रैकेट में लिख लो प्रेस। ठीक है। तो आपने क्या करा, L प्रेस करा। L प्रेस करने के बाद हमारे पास ये इस तरीके से एक्टिवेट हो गई। अब तरीके क्या है इसको बनाने के? आपने क्या करा, पहला पॉइंट दिया, फिक्स हो गया। डायमेंशन आपको इधर दिखेगी, आप या तो डायमेंशन भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी आपको डायमेंशन देनी है आप डायरेक्टली डायमेंशन यहाँ पे दे दो।
सर लगता है आपने फ्लिपकार्ट से लिया है लैपटॉप, ऑनलाइन ही शॉपिंग होगी। क्यों? नहीं ये ऑनलाइन ही बिकते हैं सर। लेनोवो? हाँ नहीं, ऑफलाइन मिले थे आपको ऐसे? स्टोर से मैंने लिया है। इधर से चलो थोड़ा चार्ज हो जाएगा। इधर बैठ जाओ सर, यहाँ से कंप्यूटर ले लो। ठीक है सर इधर ही बैठ जाता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सो क्या करा हमने, एल प्रेस करा। एल प्रेस करने के बाद मुझे जो भी डायमेंशन, अब देखो इसमें तरीके हैं बनाने के। कोई भी चीज आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो इसमें तरीका है। किस तरीका है, आपने फर्स्ट पॉइंट दिया, पहला तरीका ये आपने डायमेंशन दे दी मैंने, जैसे 5 फीट एंटर। ये 5 फीट देने के बाद उसका पॉइंट को फिक्स करेगा। फिर आपको जहां पे भी जाना है, अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना, जिस एक्सेस पे भी आप जाओगे ना, उस एक्सेस का इसमें क्या होगा वो दिखा देगा। जैसे ये है ग्रीन पे आया, सो वो एग्जैक्ट ग्रीन एक्सेस पे है, मतलब ये आपको लग रहा है कि ये यहाँ से टेढ़ा है, यहाँ पे लग रहा है आपको ये टेढ़ी लाइन जा रही है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, आपको सेम एक्सेस है, मतलब अब आपका ये एग्जैक्ट है। अगर आप सोचो कि नहीं अब मुझे सीधा लग रहा है, अगर आप सोचे कि मुझे अब सीधा लग रहा है, आपने बना लिया। अब इसी तरीके से मैं इधर बना रहा हूँ तो एक्सेस में सी आ रही है, आप कह रहे हो नहीं ये सही है। इसी तरीके से आपने बोला मेरे पास ये सही है, ठीक है, तो ये आपका वो टेढ़ा होगा। हमें सिर्फ एक्सेस का इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी चीज, इसको आप बाउंड्री को जैसे ही क्लोज करते हैं तो वो एक 2D प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैंने ये करा, इधर मैंने 10 फीट दिया, 10 फीट बन गया, ग्रीन एक्सिस में आ गया। इधर मैंने 10 फीट दिया, 10 फीट बन गया। रेड एक्सिस 10 फीट, इधर भी 10 फीट। तो ये क्या करेगा, उसको एक 2D प्लेन में कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बंद होगा तो वो उसको 2D प्लेन में ही बनाएगा। अब इसके अंदर मैं कुछ भी बनाऊंगा तो वो भी उसको क्या करेगा, एक प्लेन में वो उसका पार्ट अलग कर देगा। ठीक है, तो वो बात की बात है, बस ये था कि आप किसी भी उसको अलग करोगे तो वो एक 2D प्लेन में इसे कन्वर्ट कर देगा। समझ आया? सो पहले पॉइंट लिखो, फिर आगे कंसेप्ट समझाता। लिखो एल हो गया ना, अब पॉइंट वाइज लिखना है। इसमें हेडिंग डालो, 2 नंबरिंग डालो इसकी 2। सबसे पहले स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आपने स्टार्ट पॉइंट को क्लिक करा, स्टार्ट पॉइंट, फिर उसके बाद स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। इसी में सर ये दूसरा पॉइंट, ओके सर स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट दोगे और लिखो इसी के आगे और एंटर वैल्यू। आपको वैल्यू वहां पे स्पेसिफाई कर देनी है जो भी आप देना चाहते हैं। समझ आया? सो मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया। अब जैसे मैंने क्या है, पहला पॉइंट लिया, मैंने इसको दे दिया सेम 5 फीट दे दिया, तो मेरी 5 फीट यहाँ पे आ गई। फिर किसी डायरेक्शन में दे सकता हूँ। अब इस पॉइंट से ब्रेक करने के लिए मुझे एस्केप प्रेस करना होगा। कर दिया, 10 फीट क्या दिखा सर? फिर से मैंने क्या करा, सबसे पहले एक डायमेंशन यहाँ पे थी 5 फीट की। यस सर। और मैंने इस पॉइंट से ब्रेक करा दिया एस्केप करके। कमांड से बाहर नहीं आया, जस्ट मैंने क्या करा, उसे सिर्फ उससे एस्केप कर दिया। कमांड मेरी उसी एंड पॉइंट पे चल रही है, बस मेरा फिक्स नहीं है एंड पॉइंट। दूसरा कंसेप्ट इसका ये है, आप डायमेंशन देने के बाद अगर कैंसिल नहीं करते हो कमांड, तब भी डायमेंशन चेंज कर सकते हो डायरेक्टली वैल्यू देके। अब मैंने 10 फीट दिया तो वो 5 फीट से लेकर 10 फीट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो उसको 10 फीट पहुंचा देगा। ये दूसरी चीज है। समझ आया? यस सर। फिर से बताऊं सर? नहीं सर, समझ में आ गया। पक्का? यस सर। अगर डाउट हो कहीं भी ना तो वीडियो देख लेना। यस सर। 2 कंसेप्ट समझ आया है ना? यस सर। तीसरा समझो इसमें, मैंने बिना डायमेंशन के कोई भी वैल्यू ले ली, मुझे नहीं पता कितनी डायमेंशन, एस्केप करा। अब भी आप वैल्यू देके उसको उस डायमेंशन पे पहुंचा सकते हो, चाहे कम चाहे ज्यादा, जितना मुझे। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इसको क्या किया, पहला पॉइंट दिया इसका और दूसरा पॉइंट दिया। मुझे डायमेंशन नहीं पता थी, मैंने एस्केप कर दिया, कमांड कैंसिल। अब मुझे सिर्फ 10 फीट की ये वाली लाइन 10 फीट चाहिए, सो 10 फीट एंटर। सो वो ऑटोमेटिकली उसके स्टार्ट पॉइंट से 10 फीट कर देगा, चाहे वो कम पे हो चाहे ज्यादा पे हो। ये चीज ऑटोकैड में है एक कमांड में। बताओ किस कमांड में? कुछ सेम प्रोसेस है, मिलता जुलता,
ऑटोकैड में एक कमांड है, स्केल। नहीं, सर स्केल यूज करके तो इसे बड़े छोटे कर सकते हैं। एक ऐसी कमांड है जिसमें आप वैल्यू को, चाहे वो कितनी बड़ी भी लाइन हो, आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दोगे कि हाँ इतनी वैल्यू पे रखना है। मेरे पास 1 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी वो लाइन हो 1 की ना हो के 10 सेंटीमीटर की हो जाए, तो हम डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर वैल्यू देके लाइन पे क्लिक करेंगे, वो लाइन 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ऐसी कौन सी कमांड है? पता। लेंथन, लेंथन, LENGTHEN। सर उसका शॉर्ट एलियन, एलियन से कर सकते हैं, मतलब एलियन कमांड को डालकर उस पर सिलेक्ट करके डायमेंशन को फिर इंटर कर देना। एलियन करने के बाद हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक पहला डेल्टा होता है, फिर परसेंटेज होता है, फिर टोटल होता है और फिर डायनेमिक होता है। जिसमें हम टोटल वाला ऑप्शन जब सेलेक्ट करते हैं तो हमें वो चीज मिलेगी। टोटल का मतलब होता है कि आपने एक टोटल डिस्टेंस दे दी कि अगर मेरी ये लाइन है, इतनी लाइन है, बट मेरी टोटल डिस्टेंस यहाँ तक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसको दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, चाहे वो लाइन कम पे हो चाहे ज्यादा हो, उसको उतनी डायमेंशन पे फिक्स कर देगा। ओके सर। डेल्टा क्या करता है कि आपकी ये मान लो मेरी 10 की लाइन है, 10 यूनिट की लाइन है, जो भी यूनिट इसकी चलती है 10 की लाइन। अब इस लाइन का मुझे कितना परसेंटेज चाहिए रखना है या कितना परसेंटेज बढ़ाना है। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इस लाइन का 25% और बढ़ा के दो, वैल्यू नहीं बताई, आपको ये बता दिया मुझे इस लाइन का 25% और बढ़ा के दो, या इस परसेंट का, इस टोटल लाइन का मुझे सिर्फ 30% लाइन इसकी चाहिए, क्या करोगे उस केस में? तो ये सर मुझे परसेंटेज में जाके क्लिक करना होगा, परसेंटेज एंड फिर माइनस प्लस करना होगा। माइनस प्लस नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू देनी, सिर्फ वैल्यू उस लाइन। अगर सर उसने बोला कि मुझे 25% इसमें से घटा कर देना, हाँ, तो मैं क्या करूँगा सर? अगर आपको 25% आपको बोला ये लाइन है, पहली कंडीशन समझो, इसमें बोला 25% बढ़ाना है, तो आप 25 से एंटर करोगे और फिर वो आगे बढ़ेगा, 125 वैल्यू दोगे, 100 प्लस 25 125, तब वो उसमें 25 बढ़ाएगा, 100 में 25 तभी तो बढ़ाएगा। अगर आप 25 दोगे तो इसमें से वो 25 कम कर देगा या 25% छोड़ देगा। सिर्फ 25 दूंगा तो सिर्फ 25 छोड़ देगा, नहीं आप वैल्यू दोगे 75, तब जाके वो 25 छोड़ेगा। एक बार इसको चेक कर लेना, थोड़ा सा होगा, ठीक है, उतनी वो छोड़ देगा। उसमें 50 दोगे आधी हो जाएगा, फिर जब आपकी लाइन जो बचेगी फिर वो अपने आप में 100% में काउंट होगी। तो ये परसेंटेज में होता है। डेल्टा का मतलब होता है कि भाई इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट करना है, मुझे मेरे पास 10 की लाइन है, मुझे 2 यूनिट्स और बढ़ानी है, 3 यूनिट्स और बढ़ानी है, 10 यूनिट्स और बढ़ानी है, तो हम यहाँ पे डेल्टा का यूज कर सकते हैं। डायनेमिक नहीं होता, बस आपने लाइन पे क्लिक करा और कर्सर को मूव करा, जहाँ तक लाइन ले जानी हो। उसमें इसमें वैल्यू पुट करना होता है कि नहीं सर? किसमें? ये डेल्टा नहीं, टोटल ये क्या है सर? डेल्टा परसेंट, हाँ डायनेमिक। आपको ऑप्शंस नीचे कमांड लाइन में मिल जाएगा। ओके सर। तो उसमें हम लोग इस तरीके से करते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरलिंक होगा मैं खुद बताऊंगा। ओके ठीक है, रिवीजन हो जाएगा पूरा, टेंशन हो जाएगा। यहाँ कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो भाई ऐसे नहीं बताई जा सकती, बात होगा। यस सर, क्लियर हो गया लाइन का कंसेप्ट। इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं। अब लाइन के साथ ही एक चीज और आती है, डिवाइड। देखो डिवाइड, ऑटोकैड में डिवाइड कमांड होती है, ऑटो, हाँ DIV, क्या करते हैं सर? उससे हम लोग 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट इजी बना सकते हैं। 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट क्या? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उससे आराम से बना सकते हैं। डिवाइड से जैसे मैंने यूज किया। ठीक है, और क्यों यूज करते हैं डिवाइड? और तो मैंने कहीं यूज नहीं किया है। अच्छा, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अगर आपको बनाना है, यस सर, रे से नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शन लाइन से? कंस्ट्रक्शन लाइन से सर वो तो बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। जो फ्लोर, जैसे कि फ्लोर का जो 3-3 मीटर का डिवीजन होता है ना, वो डिवाइड से इजी हो जाता है कि एक कमांड से डायरेक्ट जितना आपको चाहिए आपने उस लाइन को डिवाइड कर दिया। यस सर, लेकिन एक्चुअल जो बनती है वो तो रे कमांड से बनती है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग।
आपने डिवाइड से कैसे, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने भाई कोई रेक्टेंगल लिया है, कोई आपने रेक्टेंगल का वर्क कर रहे हो, आपने उसका कोई एक पॉइंट ले लिया, आपने उसको इस तरीके से निकाल दिया, मतलब ऐसा कुछ करा, ठीक है। इस लाइन को भले ही आपने डिवाइड कराओ, इस लाइन को आपने भले ही डिवाइड करो, लेकिन जो पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनती है ना, वो आपकी रे कमांड से बनेगी। रे क्या होती है, आपकी एक पॉइंट से निकलती है, वो मल्टीपल पॉइंट तक आपकी जाती रहेगी, एक साइड इनफाइनाइट होती है। अब मैं एक पॉइंट से निकालूंगा तो वो सिंगल पॉइंट हो जाएगी, अगर मैं सेम इसको 2 पॉइंट से करूंगा तो वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में काउंट हो जाएगी। ये है कंस्ट्रक्शन लेंस। रे कमांड, अरे भाई अच्छा, रे कमांड से, रे तो सर रे कमांड से भी बना सकते हैं, तो अपने रे से नहीं बनाया सर। इसका शॉर्ट फॉर्म तो यही है ना, आर ए वाई। कंस्ट्रक्शन लाइन का होता है एक्सेल, बस सर, कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है। सो अब देखो, अगर मुझे इसमें मैंने एक लाइन ली है 10 फीट, एंटर, स्पेस करके बाहर निकल गया। सो अगर हमें मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट करा लाइन, लाइन सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है डिवाइड। डिवाइड पे जाएंगे, अब इसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, 2 सेगमेंट आप सेगमेंट दे सकते हो, या फिर माउस को भी मूव करा सकते हो। अब ऐसे माउस को मूव कराओगे वो आपके सेगमेंट्स को दिखा देगा। सो मैंने दे दिया, यहाँ पे मुझे 4 सेगमेंट में करना है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइट डार्क है, सॉरी ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, फिर आपका लाइट आया, फिर डार्क आया। ध्यान से देखो, ये थोड़ा दबा हुआ कलर, यस सर, ये डार्क है। सो इसमें आपको पॉइंट नहीं दिखेगा, आपको बस ये दिखेगा। आप ऐसे सिलेक्शन दोगे तो आपको दिखेगा। दूसरा, हर उसका मिड पॉइंट और एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, दैट मीन्स ये एक सेगमेंट है आपका, ठीक है। सो अपने अकॉर्डिंग हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, समझिए। दिखता तो ऑटोकैड पे भी नहीं है, जब आप लाइन को डिवाइड कर देते हो तो वो दिखता नहीं। उसमें सर एक ये होता है कि डॉटेड, मतलब कि उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, चाहे तो ये ऐसा ऑप्शन होता है, ये ऐसा ऑप्शन। वो ऑप्शन कैसे आता है, उसको कहते क्या है? उसको सर, उसको साइन ही कहते हैं, पॉइंट स्टाइल कहते हैं, पॉइंट स्टाइल, जिसकी कमांड होती है PTY, शॉर्ट PTY। यस सर, यस सर। तो डिवाइड के लिए लिख लो सबसे पहले पॉइंट क्या, सेलेक्ट लाइन, लाइन, ठीक है। फिर राइट क्लिक, देन क्लिक ऑन डिवाइड, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, एरो करके लिख लो डिवाइड, ठीक है। डिवाइड जैसे आप सेलेक्ट करोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, राइट क्लिक करेगा, डिवाइड सिलेक्ट हुआ, फिर सर जैसे मैंने ये लिखा था, एरो करके लिखोगे, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, आपको जितने सेगमेंट्स में से डिवाइड करना, ये वाला एंटर नहीं, कंफ्यूज हो जाऊंगा हर जगह, ENTER, भरने वाला एंटर है, ओके सर। नंबर ऑफ सेगमेंट, एंटर नंबर ऑफ सेगमेंट्स, आप यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स दे दो, आपकी लाइन क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक टूल आता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड क्या करेगा, बस आपको क्लिक करा, बस ऐसे माउस को मूव करते रहो, ये क्या होगा, आपका फ्री हैंड होगा। कोई भी चीज़ आगे हम देखेंगे किस तरीके से, बस इसमें कुछ नहीं है। एक फ्री हैंड फॉर्म आपको बनाने के लिए कोई एक सरफेस 2D सरफेस प्लेन आपको बनाना है जो इरेगुलर शेप का होगा, हाँ वो फ्री हैंड टूल में काउंट होता है। तो यहाँ से आपको फ्री हैंड टूल सेलेक्ट कर सकते हो और फिर लिख लो फ्री हैंड, फोर्थ है, ठीक है। फ्री हैंड क्या करा आपने, फ्री हैंड में प्रेस लेफ्ट माउस बटन, प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग टू ड्रॉ, एंड ड्रैग टू ड्रॉ, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें लगता है कि भाई, अब जैसे मैंने ये बताया, अब मेरे तो पता है कि एक्सेस मेरी सही जाती है, बट हाँ फिर भी आपने बोला कि ये कितना भी चाहूँ वो बंद ही हो जाता है। लेकिन पता है क्या है, होता ये है, मेरी तो लाइन सीधी जाती है,
जब आप अगर बनाओगे, चलो एक ऐसी रेक्टेंगल बना के देखो, इधर लाइन से बनाओ, सर ऊपर क्लिक करो, सीधा ले जाओ, ठीक है, फिर इधर ले जाओ, इधर उधर लाओ। अभी तो आपकी एक्सेस पे चल रही है, मतलब आपकी लाइन स्ट्रेट है, लेकिन जब एक्सिस पे आपकी नहीं चलती है, अभी आपका ये कंप्लीट बनेगा, बट अगर जब एक्सिस पे आपकी नहीं होगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ वो मेरी लाइन स्ट्रेट बन रही है, बट एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। कितना भी कर लो ये जैसे ऑटोकैड में ऑर्थो होता है। अब देखो ये है, यस सर। सो आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये पूरे आपस में क्रॉस हो रहे हैं, जो व्यू से जिस व्यू से हमने बनाया। यस सर। लेकिन अगर मैं जब ऐसे देखूंगा ना, ये देखो लाइन आपकी क्या बनेगी, क्या हमने ऐसी लाइन बनाई थी? नो सर। हमने बिल्कुल वर्टिकली उसको स्ट्रेट बना रहे थे। यस सर। प्लेन भी हमारा देखो कहाँ पे बना है। ये क्या करता है, एक्सेस हमारी इस चीज का ध्यान रखना होता है। और इसमें एक चीज होती है, अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ, जैसे ऑर्थोकैड में ऑर्थो होता है, इसमें होती है इन्फरेंस लॉकिंग। जैसे ये है, ये एक्सेस है, अब मुझे अगर पता लगाना है कि मेरी सही एक्सेस है, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस कर देते हैं, वो क्या होता है मेरे पास लॉक कर देता है, ठीक है। इसको हम इन्फरेंस लॉकिंग कहते हैं, इन्फरेंस लॉकिंग। तो इन्फरेंस लॉकिंग कैसे होता है कि आप किसी भी एक्सेस पे गए और शिफ्ट प्रेस कर दिया, उससे क्या होगा, अभी आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। अब देखो जैसे मेरे यहाँ तक है, मैंने क्या करा, इस पे बनाया, अब ये मेरी ब्लू एक्सिस पे है, अब ये इधर उधर भागेगी, मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो ये मेरी ब्लू एक्सिस लॉक हो गई। ओके सर, समझ गया। मुझे यहाँ तक चाहिए, तो सर उसके लिए क्या है सर? बस प्रेस शिफ्ट टू लॉक एक्सेस, प्रेस शिफ्ट टू लॉक एक्सेस। एक्सेस को लॉक करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। समझ आया? कोई डाउट? नो सर। ओके, सो इस तरीके से हम इन्फ्लुएंस लॉकिंग को यूज करते हैं। ऑर्थो मोड की शॉर्ट की क्या होती है? शॉर्ट की F8। डायनेमिक इनपुट क्या होता है? डायनेमिक इनपुट तो शॉर्ट की डी इंटर से, तो डायमेंशन स्टाइल हो गया। डी आई डायनेमिक इनपुट नहीं, डी आई बोल दिया वही गलत हो गया तुम्हारा। यस सर, डायमेंशन किसी अल्फाबेट से नहीं होती है। तो सर उसके लिए क्या? F12 डायमेंशन इनपुट नहीं, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक तुम उसमें ही सारा गंदा कर रहे हो यार। चलो है, कोई नहीं। अब आगे बात करते हैं। देखो रेक्टेंगल की शॉर्ट की होती है आर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रेक्टेंगल की शॉर्ट की है आर। आपने क्या करा, आर प्रेस करना है, ठीक है। आपने आर प्रेस करा, सेम वैसे ही पहला कॉर्नर पॉइंट दिया, दूसरा कॉर्नर पॉइंट दिया, आपका रेक्टेंगल बन गया। अब इस प्लेन के अंदर मैं एक और रेक्टेंगल बना दूंगा ना, तो ये मेरे पास दो अलग सरफेस हो गए। यस सर, ये दो अलग सरफेस है मेरे पास, ठीक है। जैसे हमने लाइन के साथ करा था, वही सेम हम इसके साथ भी कर सकते हैं। ये बनाया, डायमेंशन देके बनाना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहला पॉइंट देने के बाद 5 फीट, 5 फीट, एंटर। एक मिनट, आर प्रेस करा, सो 5 फीट, 5 फीट, एंटर। बन गया 5 फीट 5 फीट। अभी कमांड में कैंसिल नहीं है, मैंने करा 5 फीट, 10 फीट, चेंज कर दिया उसने। जब तक मैं कमांड से बाहर नहीं निकल सकता, तब तक ये मेरा चेंज कर दूंगा इसे। अगर मैं एस्केप कर दूंगा तो फिर ये नहीं होगा चेंज। तो पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या था, आपने बस डायरेक्टली पहला पॉइंट दिया, इस पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब आपने चेंज कर दिया 10 फीट, 10 फीट, एंटर। डायरेक्टली उसको चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये जो अभी हम बना रहे थे, ये कॉर्नर टू कॉर्नर चल रहा था, बट अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर दूंगा तो वो क्या करेगा, उसके सेंटर से बनाएगा, और शिफ्ट प्रेस कर दूंगा तो वो उसको इक्वली वैसे लेके चलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे अगर सेंटर से चलना होगा तो अगर आपको सेंटर से बनाना है तो आप कंट्रोल प्रेस करोगे, इसको हटाने के लिए कंट्रोल फिर से प्रेस कर दो, आपके एक H2S आ जाएगा, मतलब डायगोनली आपको अगर चलना है तो। बट अगर बिल्कुल सेंटर से चलना है तो आप कंट्रोल प्रेस कर दो, और साइड से चलना है तो भी कंट्रोल प्रेस कर दो, वो अपना सेट हो जाएगा, तो वो आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, सेंटर और एज।
समझ आया? Yes, sir. लिख लो जरा रेक्टेंगल की जल्दी से। आर प्रेस करा, फिर सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर और स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। और सर ऐसा ही करें ना? हाँ बस प्रेस आर हो गया ना। सेलेक्ट सेलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो। सेलेक्ट ऑपोजिट कॉर्नर, सेलेक्ट ऑपोजिट कॉर्नर और एंटर वैल्यू, ऑपोजिट कॉर्नर और एंटर वैल्यू। एंटर वैल्यू आप किस फॉर्म में दोगे? x, y, दैट मींस l, b, L, b, मतलब पहले लेंथ दोगे फिर अच्छा, विड्थ दोगे। yes. इसी तरीके से देते हैं ना, पहले लेंथ कॉमा करके विड्थ, Yes, sir. इस तरीके से। तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रेस कंट्रोल CTRL, CTRL ये आता है ना, CTRL होता है कंट्रोल टू CTRL, हाँ ये लिखा होता है, ब्रैकेट में करो CTRL को। टू ड्रॉ अबाउट सेंटर, टू ड्रॉ अबाउट सेंटर, ठीक है। वापस आप कंट्रोल प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, वो फिर से उसके चेंज कर देगा। Yes, sir. Yes, समझ आ गया? सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, चलो अभी इतना रखते हैं आज के लिए, ठीक है ना। Yes, sir. आप बस इसको एक्सेस को समझना, घर जाके हम्म, जो ये बताया है इसको बना के देखना। एक्सेस गड़बड़ नहीं होती। अभी अगर स्टार्टिंग में जितनी एक्सेस पे प्रैक्टिस कर लोगे वो अच्छा है। लैपटॉप है, माउस है, Yes, sir. माउस को यूज करना है, बिना माउस के ही करना है। मतलब जितना कमांड आपने बताया बस उतना कमांड को यूज करो एंड देन फिर बस अभी उतना ही करना है, कुछ बनाना नहीं। Okay. ऐसे ही नॉर्मल बना के देख लेना। एक्सेस को बस मैं भी सही करा रखा हूँ, एक्सेस आपकी सही हो जाएगी, फिर तो अभी देखना आपकी कल से मॉडलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, ठीक है? मैं फिर क्या बोलते हैं